हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 15 दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपके हिस्ट्री सिलेबस में सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए ये आपका लास्ट चैप्टर है, इजंट इट। अब सिविक्स का भी एक चैप्टर बाकी है दैट इज सबऑर्डिनेट कोड्स जो मैं जल्दी ही कवर कर लूंगी। ओके, बाकी उसके अलावा आपका सेमेस्टर 2 के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है। ओके, और ये चैप्टर भी बहुत ही छोटा है, बहुत कम टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। लाइक आपके सिलेबस में बस मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नैम दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड फाउंडिंग फादर्स ऑफ नैम, बस ये 3 छोटा छोटा टॉपिक्स ही है आपके सिलेबस में। ओके, तो आज के एक वीडियो में ही हम ये चैप्टर को कवर कर लेंगे। ये चैप्टर अपलोड होने के बाद नेक्स्ट आपका आएगा सबऑर्डिनेट कोर्स। ओके, सो आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। ओके, उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद भी टेंशन्स था, मीन्स सारे कंट्रीज के बीच में टेंशन्स था, कोल्ड वॉर चल रहा था। एक कंट्री मीन्स सब कंट्रीज जो है कंपीट करके न्यूक्लियर वेपन्स और आर्मामेंट्स बनाते जा रहे थे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई वार आए, कोई वार हो, देन हम पीछे ना छूट जाए। इस तरह का आर्मामेंट रेस चल रहा था बिकॉज देयर वॉज हाई टेंशन अमंग ऑल द कंट्रीज, इजंट इट? फर्दरमोर क्या हुआ था आपको ये भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू सुपर पावर्स, 2 मेजर पावर्स बन गए थे। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, इजंट इट? तो ये दोनों जो सुपर पावर्स है इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। सो देयर वर मेनी कंट्रीज व्हिच जॉइंड यूएसएसआर, देयर वर मेनी कंट्रीज व्हिच अलाइंड विथ यूएसए। तो इसी वजह से टेंशन जो था वो पीक पर था। तो ये टेंशन को कट डाउन करने के लिए नैम बना। ओके, उस पर हम आएंगे, हम धीरे धीरे करके क्यों बना नैम वो सब समझेंगे। ओके, सो अब क्या हुआ, ये टाइम में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे, एशिया एंड अफ्रीका, ये दोनों कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे। ओके, बिकॉज एज यू नो एशिया एंड अफ्रीका में ही बहुत सारे कॉलोनीज थे, मीन्स दे वेर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के वो टाइम पीरियड में ही ये सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला। सो नाउ दे डिडंट वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ दिस, मीन्स जो नए कंट्रीज अभी जो बने, जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला, वो नहीं चाहते थे कि वो आइदर यूएसए या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करें। ओके, सो इसीलिए वो लोग चूज किए कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी कि ना ही इसके तरफ जाएंगे ना ही उसके तरफ जाएंगे। आप MS वर्ड में सब देखे होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट करने से क्या है, सब कुछ जो है लेफ्ट की तरफ रह जाता है, इजंट इट? तो इसी तरह से नॉन अलाइंड मतलब ना ही वो यूएसए के साथ अलाइन करेंगे और ना ही वो यूएसएसआर के साथ अलाइन करेंगे। अंडरस्टूड? ये था उनके मन में। ओके, तो यहाँ से ये जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज है, इधर से हमारा नॉन अलाइनमेंट का टॉपिक आया। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट is the international policy of a sovereign state according to which it does not align itself with any of the power blocks and at the same time actively participates in the world affairs to promote international peace, harmony and cooperation. Okay, तो नॉन अलाइनमेंट क्या है? एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जिसमें एक सोवरेन स्टेट का मतलब क्या है? सोवरेन स्टेट का मतलब है एक इंडिपेंडेंट स्टेट या एक इंडिपेंडेंट कंट्री कोई भी ब्लॉक को, कोई भी सुपर पावर को, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों में से कोई भी सुपर पावर को वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग चुप रह जाएंगे, सारे जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये दोनों पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे,
फर्दर कोई भी इंटरनेशनल इशू हो रहा है उसमें वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करेंगे। वो इशू को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए, कुछ कल्चरल इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सब में वो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा नॉन अलाइनमेंट। द मेन फीचर्स of a non-aligned country are the following. First, it is not aligned to any of the power blocks, as I said. तो एक non-aligned country का features क्या है? पहला कि वो कोई भी power block को join नहीं किया है। Understood? Means alliance नहीं बनाया है कोई भी power block के साथ। दूसरा, it is opposed to any kind of military alliances like NATO, CETO, Warsaw Pact, etc. Okay. तो मिलिट्री अलायंसेस बनते हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आकर एक अलायंस बनते हैं जिसमें ये साइन होता है कि उनका जो मीन्स सपोज कोई 5 कंट्री का एक मिलिट्री अलायंस बनाया है। अब ये 5 कंट्रीज में से ये 5 कंट्री मिलिट्री अलायंस बनाया है तो उसका मतलब है कि कभी भी कोई सिचुएशन आएगा जब वॉर करना पड़ेगा, जब फाइट करना पड़ेगा, देन ये 5 कंट्रीज एक साथ मिलकर वो जो अपोजिंग कंट्री है उसको हराएंगे। अंडरस्टूड? मीन्स उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। सपोज 5 कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस बनाया है और एक कंट्री है जो इनमें से ये 5 कंट्रीज में से एक कंट्री को अटैक कर रहा है। देन क्या होगा? ये 5 कंट्री के मिलिट्री फोर्सेस मिलकर अपना यूनिटी दिखाकर वो जो अपोजिंग कंट्री है उनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एक मिलिट्री अलायंस। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज ये इस तरह के मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करते थे। अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें क्या होगा, मीन्स वो लोग अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लाइक सपोज इसमें से कोई एक कंट्री को वो अटैक किया है दूसरा कंट्री, अगर ये जो बाकी 4 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का जो अपोजिंग कंट्री है फ्रेंड होगा तो इधर वो फ्रेंडशिप ब्रेक होगा, बिकॉज दे डोंट हैव, वो एक मिलिट्री पैक्ट ज्वाइन कर चुके हैं, एक मिलिट्री अलायंस बना चुके हैं। सो नाउ दे हैव टू फिक्स टू द अलायंस। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब वो हटकर मीन्स जो मिलिट्री अलायंस है उसे हटकर वो अपोजिंग कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंस है मीन्स जो अपना खुद का डिसीजन लेने का जो फ्रीडम है वो कट जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इट रिटेन्स इट्स फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। ओके, यस, हाँ, जैसे अभी मैं बोल रही थी कि अगर वो किसी अलाइनमेंट को ज्वाइन नहीं किया है, कोई मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया है, देन उसके पास वो फ्रीडम रहता है कि वो फॉरेन कंट्रीज मीन्स जो दूसरे कंट्रीज है उनके साथ किस तरह का रिलेशन रखेंगे। अंडरस्टूड? बट अगर वो किसी अलायंस में होंगे, लाइक कोई कंट्री यूएसए में है, यूएसए मीन्स यूएसए को ज्वाइन किया है, देन इट्स ऑब्वियस कि वो कंट्री यूएसएसआर की कोई भी कंट्री को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? बट जो कंट्री ये दोनों को ज्वाइन नहीं किया है, इट्स देयर फ्रीडम, इट्स देयर चॉइस कि वो कौन से कंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट रिमेन अलूफ फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अलूफ मीन्स जो कंट्री है, जो नॉन अलाइंड कंट्री है, वो कभी भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम से दूर हटकर नहीं रहता है, वो इन्वॉल्व होता है उसमें। ओके, इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स among nations. Understood? So non-alignment stands for action rather than passivism. Okay, इसका मतलब means passivism मतलब है कि हम कुछ किसी भी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और सबसे पीछे हट रहे हैं। बट नॉन अलाइनमेंट का मतलब ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टूड? हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे बट हमारा जो डिसीजन होगा वो हमारा होगा। हम पर कोई मीन्स व्हाट डू यू से, हम पर किसी का डिसीजन जो है वो थोपा नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इट जजेस एन इशू ऑन मेरिट, इट अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ ऑल पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस तरह से लिया जाएगा, ये दिमाग में रखकर लिया जाएगा कि पीपल का फ्रीडम को, उनका डिसीजन जो है, उनका पॉलिसी जो है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब भले ही आपके सिलेबस में नहीं है कि नाम कैसे बना, बट मैं थोड़ा
थोड़ा से आपको ओवरव्यू दूंगी, देन नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नैम पर चले जाएंगे। ओके, तो क्या क्या रीजन है नॉन अलाइनमेंट होने का, जो नॉन अलाइनमेंट, जो कंट्रीज नॉन अलाइन कर रहे थे तो इसमें क्यों, वो लोग क्यों कर रहे थे। पहला है ग्लोबल टेंशन कॉज्ड बाय कोल्ड वॉर। यस, एज आई सेड, कोल्ड वॉर के चलते बहुत ही टेंशन हो रहा था, मीन्स कंट्रीज, अमंग कंट्रीज देयर वर हाई टेंशन। सो दीज कंट्रीज दे मीन्स जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, दे डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन सच टेंशंस। सेकेंड, स्ट्रगल अगेंस्ट इंपेरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनाइजेशन। ओके, सो ये कंट्रीज जो है वो लोग अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, सो दे डिडंट वांट कि वो लोग फिर से इस तरह का कोई अलायंस ज्वाइन करके उनके मीन्स उनके ऊपर और कोई सुपर पावर का जो डिसीजन हो, उनके ऊपर उनको और कोई सुपर पावर कंट्रोल कर रहा हो, ये वो लोग नहीं चाहते थे। दे वांट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Third is right of independent judgment. Okay. Fourth one is use of moderation in relations to all big powers. Okay. So as you know, जो कंट्री है वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, यानी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका गवर्नमेंट सब अभी अभी बन रहा है। सो दे डेफिनेटली नीड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड व्हाट यू से एंड अदर हेल्प फ्रॉम ऑल कंट्रीज। सो वो लोग इस तरह का एक मॉडरेट स्टैंड लिए ताकि उनको जो कंट्री के साथ कंफर्ट हो, जो कंट्री के साथ वो लोग फ्रेंडली रिलेशंस रख सकते हैं, वो सबसे मीन्स सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे और सबका एडवांटेज ले। अंडरस्टूड, मीन्स उनको ग्रो करने के लिए अब सबका सपोर्ट जरूरी है, बिकॉज दे वेयर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑन सम रूलिंग कंट्री फॉर ऑल दिस ईयर्स। अब उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाकी सब कंट्रीज का हेल्प का जरूरत था। इसी वजह से वो लोग कोई भी अलाइनमेंट को ज्वाइन नहीं किए और वो लोग सोचे कि हर मीन्स कंट्रीज से हम अच्छा टाई अप रखेंगे और अपने ग्रोथ के लिए वो यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उन सबको रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे वो। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्टिव फोर्स। ओके, तो ये सब थे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचशील के बारे में। ओके, तो पंचशील क्या है? पंचशील मीन्स पंचशील मीन्स 5 रूल्स। तो 1954 में इंडिया एंड चाइना एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे। ओके, व्हाई दिस 5 प्रिंसिपल्स मीन्स why are these 5 principles laid? These 5 principles are laid for peaceful coexistence. मीन्स हम किस तरह से बाकी कंट्रीज के साथ पीसफुली आगे बढ़ सकते हैं, इसी को डायरेक्ट करने के लिए, इसी को गवर्न करने के लिए ये 5 प्रिंसिपल ले किया गया है। सो स्टार्टिंग में भले ही इंडिया एंड चाइना इसे साइन किए, बट धीरे धीरे और भी कंट्रीज आकर इसे ज्वाइन किए। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, उसे एक्सेप्ट किए। ओके, एंड अ कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू, Chinese Prime Minister Zhou Enlai and Gamal Abdel Nasser, Prime Minister and later President of Egypt। तो ये सब जो है कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए और इसके ऊपर और वर्क किए, और वर्क करने की वजह से हमारा फर्स्ट NAM समिट, ओके, नॉन अलाइंड मूवमेंट, फर्स्ट NAM समिट ऑर्गेनाइज हुआ इन द ईयर 1961। अब ये कॉन्फ्रेंस को कौन लीड कर रहे थे? ये कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड प्रेसिडेंट नासर ऑफ इजिप्ट। तो इसी वजह से ये जो हमारा समिट हुआ NAM का, तो ये समिट को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड प्रेसिडेंट नासर ऑफ इजिप्ट। तो इसी वजह से ये 3 जो पर्सनालिटीज है, इन्हें हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ NAM या फिर आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM कहते हैं। अंडरस्टूड? सो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि हु आर द 3 आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM और हु आर द 3 फाउंडिंग फादर्स ऑफ NAM। सो यू हैव टू राइट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, President Joseph Broz Tito of Yugoslavia and President Nasser of Egypt. Understood? So these 3 personalities are the architects of NAM. तो ये लोग एक what you say, ये लोग एक लीडरशिप लेकर हमारा जो NAM है वो
बना था। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। क्या है जो नैम बना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना है, उसका एम क्या है। The main objective of NAM at the beginning was to keep away the newly independent countries of Asia and Africa from the superpower rivalry and to protect and preserve their newly acquired independence. ये मैं आपको समझाई थी, isn't it? जब factors responsible for NAM जो आपको बता रही थी थोड़ा सा ब्रीफ में, तब मैं यही बताई थी, isn't it? वो लोग नए नए इंडिपेंडेंट हुए हैं, सो दे डिडंट वांट कि इनका जो झगड़ा चल रहा है, इनका जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हो। अंडरस्टूड? So, now let's see the other important objectives of NAM. First, to eliminate all those causes which could lead to war. तो जो NAM है वो लोग चाहते थे कि कुछ भी रीजन जो नेक्स्ट वॉर के तरफ, जो नेक्स्ट वॉर को लीड कर सकता है, उसे वो लोग रोके। ओके, सो दैट इज टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज विच कुड लीड टू वॉर। तो अगर हम एक NAM मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करेंगे, तो अगर मैक्सिमम कंट्रीज किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली दे वुड बी इंडिपेंडेंट, देन ऑब्वियसली देयर वुड, इवन इफ अगर कोई छोटा रीजन हो भी गया वॉर का, बट अगर ये कंट्रीज नॉट, अगर दो कंट्रीज के बीच में कुछ रीजन हुआ वॉर का, एंड इफ सपोज दे आर नॉन, and if suppose if that they are not aligned to any of the super power, then जो झगड़ा है वो उनके बीच में खत्म हो जाएगा। बट सपोज दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हुआ और एक कंट्री यूएसए का है और एक कंट्री यूएसए के साथ अलाइन किया है, देन दिस वुड लीड टू अ बिगर वॉर, क्योंकि ये जो कंट्री जो यूएसए से को अलाइन किया है, तो ये वॉर जो लीड करेगा, इसके साथ पूरा बाकी जितने भी कंट्रीज यूएसए को अलाइन किया है सारे लीड करेंगे, मीन्स इट विल कॉज अ ग्रेटर वॉर। सिमिलरली यूएसएसआर के साथ भी होगा, ये जो कंट्री जो यूएसएसआर को ज्वाइन किया है, तो जब वो वॉर लीड करेगा तो बाकी जितने भी कंट्रीज जो यूएसएसआर के साथ अलाइनमेंट किए हैं वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो वॉर जो है वो बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो therefore the first objective is to eliminate all those causes which could lead to war. Second one, to protect the nascent freedom of the newborn independent countries of Asia and Africa from colonial domination. Yes, as I said, ये जो countries है ये सब अब नए नए बने हैं, so they didn't want to lose their independence, क्योंकि अगर फिर से इनमें से किसी को ज्वाइन कर देंगे, then again a colonial setup जो है वो फिर से बन सकता है, because they are superpowers. But these countries are just independent now, so they don't have a government, they don't have a system, so these superpowers can easily suppress them. Understood? Next is to oppose colonialism, imperialism and racial discrimination. I think you all understand it. Fourth one is to advocate sovereign equality of all states, यानी कि सारे स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड इक्वल है। नेक्स्ट इज टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस अमंग कंट्रीज। यस, ये लोग चाहते थे कि कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हो, क्योंकि अगर फ्रेंडली रिलेशंस होगा देन इट्स ऑब्वियस कि वॉर का जो कॉजेज है वो कम होगा। नेक्स्ट इज टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा, अगर कोई मीन्स डिस्प्यूट हो भी गया इंटरनेशनल लेवल पे, देन उसको हम पीसफुली सेटल करेंगे, मीन्स झगड़ा के थ्रू उसको सेटल नहीं करेंगे, रैदर हम वर्ड्स के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो जो मैटर है उसको, वो जो डिस्प्यूट है उसको हम सेटल करेंगे। नेक्स्ट इज टू अपोज द यूज ऑफ फोर्स एंड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यस, कोई भी मैटर में जल्द ही आर्मी को और जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने से ये लोग मना कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसे होगा देन अगेन अभी ही 2 वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, देन उसका जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था, इजंट इट? बट अगर इसके साथ और एक वॉर का बिगिनिंग हो गया देन इट वुड लीड टू अ टोटल डिजास्टर, इजंट इट? तो इसी वजह से ये लोग चाहते थे कि आर्म्ड फोर्सेस मीन्स फोर्सेस एंड न्यूक्लियर वेपन्स फील्ड पे ना आए। अंडरस्टूड? टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस। यस, तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, तो इससे पहले
जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बना था वो सक्सेसफुल नहीं था, इसी वजह से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना। तो अगर ये भी जो हमारी यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये भी पावरफुल नहीं होगा देन इट कैन डेफिनेटली लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसीलिए जो नैम कंट्रीज है वो लोग चाहते थे कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस बना है, जो पीस कीपिंग बॉडी बना है, उसे और थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ये जो है कोई वॉर होने से, कोई डिस्प्यूट होने से रोक सके। ओके, या फिर कोई डिस्प्यूट का सॉल्यूशन जो है बाय मीन्स ऑफ एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ओके, नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। जो ह्यूमंस का बेसिक राइट्स होता है वो सब उनको मिले और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। एंड द लास्ट वन इज to build a new international economic order based on equity, equality and justice. Okay, so these are the 10 objectives of NAM, and with this we come to the end of this video because we have completed this chapter. तो ये chapter है ना बहुत ही छोटा, अगर आप ये वीडियो देख लें और एक बार जो टॉपिक्स आपकी सिलेबस में उसे रीड कर ले देन यू कैन डेफिनेटली कवर दिस चैप्टर। एंड यस, वन मोर थिंग, जो बाकी टॉपिक्स जो आपकी सिलेबस में नहीं है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बार एटलीस्ट उसे रीड कर दे, क्योंकि क्या है टॉपिक का जो फ्लो है वो मेंटेन हो पाएगा। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।